मुंह पर मास्क और 6 फुट की दूरी का होना, मुंह पर मास्क और 6 फुट की दूरी का होना मुश्किल हो गया अब तो जीना, क्योंकि अब है कोरोना का रोना। गर्म पानी और हल्दी के कुल्ले करना, हाथ खूब मसल कर धोना, बाहर से आकर स्नान करना और कपड़े गर्म पानी से ही धोना, बिना वजह घर से बाहर मत जाना, अभिवादन में नमस्ते से ही काम चलाना और किसी को गले मत लगाना, बीमारी के लक्षण मत छुपाना, कुशल चिकित्सक के पास ही दिखाना, सही पथ्य परहेज और संयम से रहना, बताई दवा समय पर ही खाना, नकारात्मक रुख को छोड़ना और सकारात्मक सोच को ही अपनाना, च्यवनप्राश गिलोय आंवला ही खाना, हल्दी युक्त दूध रोज शाम को पीना, हल्का व्यायाम और योग को करना, इनसे स्वास्थ्य को सुधारना और फिर नहीं होगा कोरोना का रोना। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा सिंह टीम हसलर्स की तरफ से आप सभी का अपने YouTube चैनल द हसलर्स पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त पूरा विश्व कोरोना महामारी यानी कोविड-19 की चपेट में है और इस संकट से जूझ रहा है। इस वक्त लोगों के दिलों में कोरोना महामारी को लेकर एक डर बैठ चुका है। ऐसे में लोग इस महामारी की जानकारियां अलग अलग जगह से एकत्र कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और खुद ही पर उनका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में कई बार ये प्रयोग उलट साबित हो जाते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए पहुंच चुके हैं राजस्थान के श्री गंगानगर के नेतेवाला के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी वैद्य विनोद कुमार शर्मा जी के पास। वैद्य विनोद कुमार शर्मा जी को 3 बार जिला स्तरीय उच्चतम चिकित्सा पुरस्कार तथा 2 बार आयुर्वेद का सबसे बड़ा पुरस्कार धन्वंतरी से नवाजा जा चुका है। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने वैद्य विनोद कुमार शर्मा जी के पास। विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना जो फैल रही है, इसके बारे में सभी चिंतित हैं और चिंतित इतना है कि बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। थोड़ा सा जुकाम बुखार खांसी क्या हो जाता है, वो इस कदर अपने आप को पाते हैं कि जैसे मुझे ही कोरोना हो गया और अब कोई चारा नहीं है। बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं और इस कदर सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने आप को कुछ उठा भी नहीं पाते हैं। अगर थोड़ा सा सोचें और थोड़ा सा विचार करें कि कोरोना क्या है और कब हुआ, ये 2019 के अंतिम प्रहर के अंदर आया और आकर के चाइना से आया। चाइना से आके हम उस समय ये सोच रहे थे कि क्या हमारे पास आ पाएगा, क्या चाइना की बॉर्डर लांघ पाएगा, परंतु ये हमारी भ्रांति थी। हम लोग चलते 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 इस कदर आ गए कि 2020 के प्रथम जो ट्राइमेस्टर था उसमें आने के बाद में धीरे धीरे इंडिया में आना स्टार्ट हुआ, हमारे भारत में आना स्टार्ट हुआ और लोग संक्रमित होने लगे। तो उस समय लोगों को थोड़ी सी आहट मिली कि कोरोना नाम का वायरस आ रहा है, क्योंकि विश्व में ये पहली बार ऐसा रोग आया और एक ऐसी पैंडेमिक बीमारी के रूप में अपने पांव पसारे कि लोग पता नहीं था कि क्या किया जाए, कैसा किया जाए, परंतु एक दूसरे को सुन सुन करके सिर्फ भयभीत होने के अलावा और कोई चारा नहीं बच रहा था उन सबके पास। धीरे धीरे भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने अपनी एडवाइजरी जारी की, जिसके तहत कि ये हमें मिलने लगा कि हमें मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस की आपूर्ति की जानी चाहिए, परंतु वो सब चीज़ें आम आदमी के जहन में नहीं उतरी। उनको एक ही था कि क्या ऐसा हो जाएगा या क्या इस मास्क लगाने से बचाव हो जाएगा। क्योंकि मैं आयुर्वेद से हूँ, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें हमारी भारतीय संस्कृति में, आयुर्वेद जो है वो भारतीय संस्कृति का परिचायक है, जहाँ औरतें घूंघट निकालती थी, धूल मिट्टी का काम करती थी, तो उनको इस टाइप के जो सांस संबंधी रोग थे या एलर्जी रोग नहीं होते थे, रुक जाते थे। तो आज मास्क लगाने पे इस प्रकार के वायरस का इफेक्ट नहीं होता, हमें जहन में बैठाना था। धीरे धीरे बैठने लगा, आम लोग इसको जानने लगे और उससे क्या हुआ कि काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ने लगा समाज में, परिवार के अंदर और धीरे धीरे देश तक फैलने लगा ये चीज़।
अब इस बात को आने लगा कि दूरी से, तो चूंकि देश में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा होने से निश्चित है कि हमारी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाती, वर्कलोड भी ज़्यादा है, समाज परिवार में उस टाइप के काम भी बहुत ज़्यादा हैं और गरीबी की रेखा से नीचे होने के कारण आज भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा कार्यक्रमों के अंदर या इस टाइप की हमारी फैक्ट्रीज जो हैं जहाँ लेबर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं रख पाते और गरीबी होने के कारण उनको बंद भी नहीं किया जा सकता, परंतु अंततोगत्वा उनको बंद करने पड़े। लॉकडाउन जैसी स्थिति आई और जिसका कि हमने सुना नहीं था, पहले धारा 144 लगाई और बाद में लॉकडाउन किया, तो काफ़ी कुछ हमने उसका प्रभाव देखा और लोगों के जनमानस पे इस चीज़ का असर हुआ और उन्होंने इस चीज़ से सबक लिया कि हाँ, अगर हम सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाते हैं तो बहुत कुछ रिलीफ पा सकते हैं। अब बात चली आयुर्वेद की, बात करते हैं अपन। तो आयुर्वेद के अंदर बहुत चीज़ों का इसके अंदर समावेश है जिनसे कि ऐसी महामारी का हम सामना कर सकें। महामारी कोरोना ही है और कोरोना एक नई बीमारी के रूप में उभर के आई, तो निश्चित हमें इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम या उसका नहीं पता था, परंतु जैसे जैसे ये आता गया, समय बीतता गया, लोग संभलते गए और आयुर्वेद ने भी अपनी करवट बदली, तो ऐसी बदली कि जनमानस पे छा गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने और उनके स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी एडवाइजरी जारी की, जिसमें आयुर्वेद को अच्छा स्थान मिला। अच्छे स्थान के साथ लोगों के जनमानस पे बहुत प्रभाव पड़ने लगा और वो लोग इस चीज़ को अपनाने लगे। अब इस चीज़ को हम अगर स्टार्ट करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे प्रबंधन किया जाए, तो प्रबंधन के अंदर सबसे पहले हमें कोई भी मरीज जिसके गले में खराश होती है, खांसी आती है, नाक से थोड़ा बहुत पानी आता है या बुखार जो है वो नहीं टूटता है, तो ऐसे पेशेंट को हम कहीं भी उसकी मानसिकता परिवर्तित नहीं होने दे कि तू कोरोना पेशेंट हो गया है। अगर वो 2 या 3 दिन नहीं टूटता है तो हमें उसके लिए उसकी जांच करवानी अनिवार्य है, क्योंकि किसी के जीवन के साथ नहीं खेलना है, परंतु उससे पहले उसे हवादार प्रकाश युक्त कमरे में रखें। उसको एकांगीपन महसूस ना होने तो दूरी से बात करें, टेलीफोनिक के जरिए बात करें और उसको हल्का खान पान, आहार विहार, नित्य जो कर्म है वो अपने करने के लिए उसको इजाज़त दें। सर्वप्रथम जो बात आती है इसमें गर्म जल की बात आती है कि दिन में ठंडा पानी नहीं पिएं। गर्म पानी पीने से अगर गले में कोई वायरस है, किसी भी प्रकार का संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो गर्म पानी से तत्काल प्रभाव से उसका फर्क पड़ेगा। दूसरा, दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी के अंदर 1 गिलास गुनगुना पानी लेके उसमें आधा चम्मच नमक और चौथाई चम्मच हल्दी डाल के दिन में 2 से 3 बार कुल्ले करने के लिए बोलें। घर के अन्य सदस्य भी कर सकते हैं तो उसमें लाभ होगा और इतना लाभ होगा कि जो गले में खराश या जो गले में भारीपन या गला बंद हो रहा है वो नहीं होगा। अब चाय हमारा सर्वोत्तम पेय है और गर्म भी है, जैसा सब जानते हैं। तो चाय के अंदर लौंग, इलायची, तुलसी का पत्ता, अदरक इत्यादि चीज हम डाल सकते हैं। अब इसको डालने के बाद के अंदर अगर हम उसको गर्म पिएंगे तो ये सारी कफ नाशक चीजें हैं जो हमारे गले में अवरुद्ध पैदा करती हैं, उसको संक्रमण जन्य जो स्थान है वहाँ पे हल्की सूजन पैदा होती है। तो ये चाय गर्म पीने से और इसमें ये डाली गई चीजें लौंग, इलायची, तुलसी, अदरक का पत्ता, हल्दी, इन चीजों से वो चीज खत्म हो जाती है। भारत की रसोई के अंदर हल्दी जो है वो सर्वाधिक एंटीसेप्टिक मानी गई है। जहाँ कुल्ले करने के अंदर भी गर्म पानी के अंदर हम नमक और हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, तो रात को जो दूध पीते हैं उसके अंदर अगर हम चौथाई से आधा चम्मच हल्दी डालते हैं, जिसे गोल्डन मिल्क की संज्ञा दी गई है, अगर वो हल्दी युक्त दूध पीते हैं तो संक्रमण 0 के बराबर आ जाता है। अब रही बात ये कि अगर हम इस चीज़ को लेते हैं कि दिन में 2 से 3 बार कुल्ले कर लिए, 2 से 3 बार चाय पी ली, 2 से 3 बार हमने चाय के अंदर इतना ज़्यादा उबाल के वो ले लिया तुलसी का पत्ता, अदरक, और फिर रात को हल्दी युक्त दूध पी लिया, हल्का खाना पीना ले रहे हैं और परिवारजन जो हैं या हमारे युवा वर्ग है या उनके समकक्ष जो उम्र के दराज के लोग जो हैं, अगर वो इस चीज़ को उसको पॉजिटिव वेव देते हैं तो निश्चित मान के चलो कि उसके अंदर इस प्रकार का संक्रमण की इफेक्ट कम आती है। जब आदमी अकेला रहता है,
आइसोलेटेड रहता है और उसके पास कोई बातचीत का जरिया नहीं रहता, फोन भी नहीं रहता, तो आदमी डिप्रेशन में आना स्वाभाविक है। क्योंकि आदमी जो है वो सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए घर बार की आवश्यकता पड़ती है। जब वो अकेला नहीं रह सकता और हम उसकी सोशल डिस्टेंस और सब चीज बंद कर दिया, तो वो तो वैसे ही डिप्रेशन में आ गया, तो उभरे कैसे? और उभरने के लिए जरूरी है कि हम उसको पॉजिटिविटी देवें। पॉजिटिविटी देने का मतलब ये है कि जैसे ही हम उसको पॉजिटिव देंगे, तो वो लगेगा कि मेरे अगल बगल में खड़े हैं सारे लोग और मेरा ध्यान रख रहे हैं। जैसे हेल्थ के प्रति उसको अवेयरनेस के लिए बोली जाएगी, उसको गर्म खाना दिया जाएगा, संतुलित आहार दिया जाएगा। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ जब हम उसके 5-7 बार उसके दूरी से मिलें, चाहे कैसे मिले, तो उसको ये लगेगा कि मेरे अपने मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, एकांगीपन नहीं है, तो वो उस खतरे से उबर जाता है। अब रही बात यह कि 2 दिन के अंदर अगर मान लो किसी प्रकार का इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा उसका, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से कुशल चिकित्सक से परामर्श लेवें, उसकी जांच करवावें। और कोरोना के लिए जांच भी अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लगभग हो चुकी है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ जांच करवाएं। कोताही ना बरतें, शीघ्र अतिशीघ्र अगर उसकी हम जांच करवाते हैं तो बहुत फायदा होता है। तो अगर हम टेस्ट कराते हैं और टेस्ट कराने पर अगर हमारा पॉजिटिव आता है, तो हॉस्पिटल में क्वारंटीन होना ज्यादा सही है कि घर पे क्वारंटीन होना ज्यादा सही है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हमें सिम्टम इतने मिल जाएं कि आदमी की खुद सांस लेने की दिक्कत, उठने बैठने की दिक्कत या अन्य कोई कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं, उसके गले में चोक हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या आजकल ऑक्सीजन नापने के, पल्स रेट नापने के यंत्र आ चुके हैं जो घर तक भी अपन ला सकते हैं और बहुत सस्ते भी हैं, इफेक्टिव भी हैं। थर्मल गन भी आती है जो टेम्परेचर नापते हैं। अगर उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रहे हैं, जब तो हमें हॉस्पिटलाइज करना है। अगर एसिम्टोमेटिक यानी कि लक्षण तो मिल रहे हैं, पॉजिटिव भी है, परंतु वो डीप लक्षण नहीं मिल रहे, जिसके कारण कि आदमी को हमें हॉस्पिटलाइज नहीं करना, या हॉस्पिटलाइज का वातावरण अच्छा नहीं है, हम अपने घर पे वो चीज़ें दे सकते हैं जो हैं, तो हम हॉस्पिटल की बजाय घर में रख के, आइसोलेटेड रख के, जो मैंने बताया कि हवादार हो, प्रकाश युक्त कमरा हो, लाइट और उसका फ्लो अच्छा हो, तो वहाँ रखें। और जो दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब है, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथिक हो, अगर हम उसको देते हैं तो लाभ मिल जाता है। और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाता है उसको। कुछ जगह 14 दिन के बाद अगर सिम्टम मिलते हैं और हमारी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए दोबारा भी टेस्ट कराते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई नहीं मिलता तो कोई जरूरी नहीं है। और वर्तमान एडवाइजरी में ये है कि अब के दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं मिलती उसको, और वो 14 दिन में पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। आज के दिन की बात करते हैं हम, तो रिकवरी रेट इन्फेक्शन रेट से कहीं ज़्यादा है। ये हमारे लिए, भारतीयों के लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी आ रही है। अंकल, जैसे लाइक सिम्टम्स की आपने बात की, तो अब आजकल क्या हो रहा है कि वायरल वगैरह भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो हमें बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वायरल है कि कोरोना है, इसके बीच में फ़र्क नहीं पता लग पाता है। तो किस तरीके से हम पता लगाएं कि कोरोना है या वायरस? बिल्कुल सही बात है और क्वेश्चन जायज है ये। और आम आदमी के मानस में ये प्रश्न रहता है कि एक वायरल का इसमें इन्फेक्शन है और इधर से कोरोना के, दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस समय हमें उसके लक्षणों पे ध्यान देना चाहिए कि क्या उसको दुर्गंध आ रही है कि नहीं आ रही है। नाक से स्मेल अगर उसको आ रही है, खुशबू या बदबू का वो अगर आदान प्रदान कर सकता है, इसका मतलब ये है कि उसको कोरोना नहीं है। नंबर 1 बात। तो गले में इतना कफ नहीं है कि वो इजीली सांस ले सकता है और अपना आजीवन आराम से नित्य क्रियाक्रम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो उसको कोई ऐसी इफेक्ट नहीं है। तीसरी चीज ये है कि बुखार इसमें टूटता है, वायरल के अंदर एकदम तेज होकर के फिर टूटता है, जबकि कोरोना के अंदर एक सिमिलर वे में टेम्परेचर नॉर्मल चला जाता है। जैसे 99 हो गया, 100 हो गया या 101, एक नॉर्मल रेंज में चलेगा और बहुत लंबे समय तक चलेगा। तब हम उसको सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोरोना का है। अगर एकदम अप होकर के और डाउन आता है, अप होकर के फिर डाउन आता है, तो ये वायरल के अंदर काउंट हो जाएगा। वहाँ पे पेशेंट का हम घर पे उस चीज का पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट इस चीज का है। जैसे कि कोरोना महामारी ये चल रही है, तो कोरोना में पहले जो कि वेव 1 आई थी और अब वेव 2 चल रही है, तो लोगों के मन में ये बैठ चुका है कि वेव 2 जो है वो ज्यादा खतरनाक है वेव 1 से। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये इस पे आप क्या कहना चाहिए? डिफरेंस एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे फर्स्ट वेव आई, नई बीमारी थी, हमें पता नहीं था। कुछ लोग तो माइंड मेकअप कर चुके थे कि कोरोना आ चुका है और बड़ा भयावह है। जैसा कि हमें दूरदर्शन से, समाचार पत्रों से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जैसे कि जानकारी मिली हमें, और हमारे हेल्थ वर्कर के द्वारा जानकारी मिली
कि ये चीज ऐसा ऐसा है, तो हमने उसको अपनाया। परंतु हमारे दूर दराज के क्षेत्र में या बीपीएल लोगों ने, या जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी समझ में नहीं आया, उन लोगों तक वो चीज नहीं पहुंची और वो हल्के में लेते रहे। परंतु धीरे धीरे करके कोई चीज जो है वो अपने रुद्र रूप में आ जाती है, विस्तृत रूप में आ जाती है, और ब्रॉड लेवल पे आने के बाद में उसे उसका घातकता का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। उसमें फिर चाहे बीपीएल हो और चाहे सामान्य हो, या पढ़ा लिखा हो या इलिटरेट हो, उसके में मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर सभी तरह के लोग रहते हैं और एक दूसरे से ये इन्फेक्शन आगे बढ़ जाता है। और वर्तमान में ये बाई एयर भी फैल रहा है, टच से नहीं होकर के, और बाई एयर भी फैल रहा है। तो इसके लिए सेकंड वेव जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए हमें कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी दोबारा पोजीशन हुई और ये भयानक रूप ले चुका, और इससे डेथ रेशो है वो बढ़ा है, कारण कि बाई एयर हो गया और लोग इस चीज़ को समझ पाते, उससे पहले इसने अपना विशाल रूप ले लिया। थर्ड वेव का आने का भी तो बोल रहे हैं, थर्ड वेव का क्या सीन है? मतलब अभी बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आई है, उससे और ज्यादा अगर खतरनाक है। सेकंड वेव पे कंट्रोल नहीं किया, या आज हमने इसको नहीं संभाला अपने आप को, या हम अपने घर को नहीं संभाल रहे, अपने आप को नहीं संभाल रहे। एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि आज मास्क किसके लिए है? अपने लिए। सोशल डिस्टेंस किसके लिए? अपने लिए। आज काढ़ा किसके लिए? अपने लिए। मेडिसिन किसके लिए? अपने लिए। सबसे पहले जब अपनी बात आती है कि मैं अपने आप को सेव करूं, जब ही दूसरे को सेव कर पाऊंगा या सेव कर पाऊंगा। सेव और सेफ दोनों ऐसी चीज हैं कि ये अपने से स्टार्ट होनी चाहिए, खुद से स्टार्ट होनी चाहिए, न कि अगले से। जब खुद से स्टार्ट होगी तो ही हम किसी को सेव कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। अगर फर्स्ट जो वेव थी वो बीत गई, सेकेंड वेव अपने चरम पे आकर के, और थोड़ा सा वर्तमान खुशी की बात है कि कुछ डाउन होने लगे हैं केसेज, परंतु थर्ड की आशंका व्याप्त करे। अगर हम सेकंड में नहीं चेते तो थर्ड भी आ जाएगी, और हो सकता है कल को फोर्थ भी आ जाए अगर इसी तरह हम नहीं चेते तो। अगर हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, हमने अपना मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, या जो भी उसकी प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट है जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है बार बार, उसको नहीं मानेंगे तो निश्चित मान के चलो कि थर्ड वेव आएगी। तो थर्ड वेव आएगी तो और घातक होगी, और घातक होगी तो हम उसको नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, तो डेथ रेशियो और बढ़ती जाएगी, मान के चलो। तो हमें सेकंड वेव अंकल जैसे आजकल बोल रहे हैं कि सूरज की रोशनी में हमें बैठना चाहिए थोड़ी देर, तो इसके क्या फायदे हैं? सूरज की रोशनी विटामिन डी का स्रोत है, और आज जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा दी जाने वाली जो प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट है, या ट्रीटमेंट के दौरान भी जो ट्रीटमेंट प्लान है उसके अंदर भी विटामिन डी का दिया जा रहा है। तो हमारे लिए, बॉडी के लिए एसेंशियल है, और रेजिस्टेंस पावर क्रिएट करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा सहयोग है। जब नेचुरल सोर्स हमें सूर्य है हमारा, और सूर्य को हम भगवान मानते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अन्य चीज़ की जरूरत आती नहीं। और मैंने आपको सबसे पहले इसी बात पे लाया था कि पेशेंट को हवायुक्त और रोशनी वाले कमरे में ही रखना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी ना हो और उसका हेल्थ बना रहे। और हेल्थ बनाने के लिए सबसे पहले हवादार, स्वच्छ, सुंदर रूम होना चाहिए, उसके लिए साफ सुथरा हो, एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, वहाँ सफाई होनी चाहिए प्रॉपर। अब प्रॉपर सफाई में जिस तरह सैनिटाइज है, मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड का जिस तरह घोल छिड़काव कर रहे हैं, या सैनिटाइजर अपने अगल बगल में छिड़काव कर रहे हैं, जैसा भी है, या डिटोल का जैसे घर में पोछा लगाना है, हॉस्पिटल में पोछा लगाना है, ये सब सफाई के पार्ट हैं जो इन सब चीज़ों से हमें बचाव की ओर लेके जाते हैं, और निरंतर बचाव किए जा रहे हैं हमारा। तो अंकल लाइक अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना हो चुका है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अपनी दिनचर्या क्या रखनी होगी? आप अगर बताएं कि वो दिन में क्या क्या ले सकता है, किस तरीके से अपना जो खान पान है वो रख सकता है, तो क्या होगा? सबसे पहले मैं, कोरोना पेशेंट अगर हो जाता है, चाहे वो घर में है चाहे हॉस्पिटल के अंदर है, अपनी दिनचर्या, सोना, खाना पीना नियमित रूप से जारी रखे। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ये हमारी सदियों पुरानी कहावत है। अगर हम इसको देखते हैं भी, टाइम से सोना, टाइम से उठना, तो बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। नित्य जो क्रियाक्रम हमारा, उससे निवृत्त होकर के हम हमारा, जो मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम उसको गुनगुना पानी देते हैं, चाय दूध देते हैं, या उसके लिए हल्का आहार विहार जो इजी डाइजेस्ट हो सके वो देते हैं, समय समय पे उसको दवा देते हैं। और सबसे बड़ी मैंने आपको इसी के अंदर बताया कि पॉजिटिव, उसके साथ पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं, तो वो आदमी
बिल्कुल ठीक होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कॉम्प्लिकेशन आने स्टार्ट होते हैं तो फिर चिकित्सीय लाभ जरूर लेना चाहिए, उसके हैंडओवर कर देना चाहिए और वहाँ पे हमें घर पे न रख के और हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र आते हैं तो फिर देरी नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार की। आज जो हम खाते पीते हैं, अब इम्यून सिस्टम की बात करते हैं अपन कि रोगी हो चुका और उसको कैसे हम ठीक किए। रोगी तो हो गया परंतु उसकी वीकनेस आ रही है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरह एलोपैथी में जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, इनकी टैबलेट देते हैं, बिको जिंक वगैरह ये सब दे रहे हैं। और हमारे आयुर्वेद मतानुसार पेशेंट को अश्वगंधा चूर्ण है, अश्वगंधा टैबलेट है, अश्वगंधा कैप्सूल हैं, अगर वो सुबह शाम 500 mg की देते हैं तो पेशेंट को एनर्जाइज होता है, उसको लाभ मिलता है और इम्यून बूस्ट होती है। अगर इम्यून बूस्ट होती है तो रेजिस्टेंस पावर क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस पावर क्रिएट होगा तो जो वायरस हमारे शरीर में अटैक कर रहा है उसकी क्षमता कम हो जाएगी और हमारा शरीर स्वस्थ रह जाएगा। दूसरी बात यह कि खाने के लिए हम जैसे मुनक्का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश खाना इस्तेमाल कर सकते हैं। जंक फूड इत्यादि नहीं लेवें बिल्कुल भी। छाछ है, दही है, टोमेटो सॉस वगैरह इनका बिल्कुल प्रयोग सर्वथा वर्जित है। किसी भी खाने के अंदर फास्ट फूड नहीं होना चाहिए। सिंपल खाना, हरी पत्तेदार सब्जी, फ्रेश फ्रूट खाना ही ज़्यादा फायदेमंद है। दूध दिन में 2 बार जरूरी है और वो पिए, और गोल्डन मिल्क पीता है तो और भी बेस्ट है उसके लिए। अगर इस प्रकार का कफ गले के अंदर हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो हमें इस प्रकार से उसको मैनेज करना चाहिए कुशल आयुर्वेद चिकित्सक से, ताकि उसको लाभ हो। उसके लिए हमारी आयुर्वेदिक जो कफ ख़त्म करने की जो मेडिसिन है, बुखार ख़त्म करने की जो है, उसको जो नेजल जो उसका पोर हो रहा है उसके लिए हमें है, या नेजल कंजेशन हो रहा है उसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन है। कुशल आयुर्वेद चिकित्सक से लो वो मेडिसिन, जिसमें मैं 2-4 के नाम भी आपको बताता हूँ। विशितोपलादी चूर्ण है, संचमनी वटी है, या गिलोय घन वटी है, या आपका अश्वगंधा चूर्ण या कैप्सूल है। ये सब लेने से बहुत लाभ होता है। अगर नज़दीक में कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नहीं है तो हमें दालचीनी है, सौंठ है, इलायची है, लौंग है, इन काली मिर्च है, इन सब का एक काढ़ा बना करके और चाय या दूध में डाल के या पानी में डाल के भी हम उबाल के उसको, और घर पे वो काढ़ा बना के और अपना और अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकते हैं। आयुर्वेद का बहुत विस्तृत जो है, ब्रॉड लेवल जो है समाज के अंदर, या हमारी भारतीय संस्कृति में, वो इन रोगों में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। पेंडेमिक डिजीज के अंदर हमें सर्वथा उपलब्ध है, अपने घर के अंदर, अपने किचन के अंदर, और अपने कहते हैं पहुंच तक है, तो उसका लाभ लेना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पे वैक्सीनेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में भय हो रहा है कि अभी भी कि हमें वैक्सीनेशन करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार? वैक्सीनेशन जरूर करानी चाहिए। ये हमारे भारत सरकार का उपक्रम है। राज्य सरकारों ने भी इसे निःशुल्क किया है, भारत सरकार ने भी निःशुल्क किया है, तो क्यों नहीं करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आपके बचपन को ही बच्चों याद करेंगे तो आपको डीपीटी के टीके हैं, टेटनस के टीके हैं, पोलियो ड्रॉप लगी हैं, तो वो भी तो लगी है ना। जब वो बीमारियां आई तो लगी, आज ये बीमारी आई तो आज इसके प्रतिरक्षण हेतु केंद्र सरकार ने, पूरे विश्व ने, साइंटिस्ट ने इसको खोज निकाला है इसकी दवा, और वो दे रहे हैं, तो हमें जरूर लेना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर किसी के जिसकी इम्यूनिटी डाउन है उसको 24 घंटे तक बुखार आता है और आता है, जैसे थोड़ा बहुत दर्द रहता है, तो वहाँ जो हमें वैक्सीन करते हैं वही डॉक्टर वगैरह हमें मेडिसिन इसकी बताते हैं, यही मेडिसिन लो पर्टिकुलर, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो किसी को ऐसा दिक्कत नहीं होता है। तो आप पॉजिटिविटी अपना रजिस्टर कराएं नंबर, और नज़दीक की जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ वैक्सीन जरूर करवानी चाहिए, अवश्य करवानी चाहिए। और अपने आप को भी बचाएं, देश को बचाएं, परिवार समाज को बचाएं, तभी तो ये कोरोना से हम जंग जीत पाएंगे, अदरवाइज कैसे जीत पाएंगे। बीमार से नहीं, बीमारी से लड़ें। भी जो कोरोना बीमारी है उससे लड़ें, उसके अगेंस्ट फाइट करें, प्रिकॉशन करें, प्रोटेक्शन करें उसका, न कि बीमार से लड़ें। हम बीमार तो है ही, वो तो ऐसा है, होता जा रहा है, निर्बल होता जा रहा है, और उसको इन्फेक्शन है, तो हम उसको इन्फेक्शन को दूर करना है, न कि उससे लड़ना है। हमें बीमार से नहीं, बीमारी से लड़ें, ये हमारी थीम है इसके ऊपर। तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, और एक एक करके करेंगे तो सब चीज़ प्रोटेक्ट होती जाएगी, और हमारा भारत आज स्वस्थ और भारत की श्रेणी में खड़ा होगा। आज हम किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं सहन कर पाएंगे, बचाव होगा कोरोना से।
बहुत बढ़िया। लाइक बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने सभी जितने भी लोग हैं उन सबको बताया कि किस तरीके से हम कोरोना का इलाज कर सकते हैं घर पे बैठे हुए। सभी लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि कोरोना से ना डरें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी टीम की तरफ से अंकल आपका, कि आपने अपना कीमती समय निकाला और सभी दर्शकों को कोरोना के बारे में बताया। होपफुली सबको बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन, और काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस सब से। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी तरीके से सब लोगों को समझाया। अम, धन्यवाद तो मैं आपका दूंगा कि आप सब लोगों ने मेरे को अटैच किया इसके साथ, और कोरोना के बारे में जानकारी दी। ये न जाने कितने लोगों के बीच में मैसेज जाएगा जो एक घर से घर के अंदर ही प्रोटेक्ट करने की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। एक किचन के अंदर या अपने एक जो अपना घर है उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, वो हम किचन से लेकर के कोई चीज़ अगर बचा रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा। सबसे बड़ी बात है कि घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और भारत के एक भविष्य निर्माता के रूप के अंदर हमें अपना योगदान देना चाहिए। कोरोना बीमारी आ चुकी है, परंतु हमें इसके बाहर निकल के या बाहर झांक के इसको फैलाना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब हमें लॉकडाउन लगा दिया गया तो हमें अपने घर के अंदर रहना चाहिए, और घर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उससे हमें काम चलाना चाहिए।